हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में कुछ जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, स्टैटिक जीके का भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गत वर्ष किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उसको मतलब लास्ट में रखा हूँ। स्टार्टिंग में हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। पृथ्वी गोलाकार है मीन्स कि सर्कुलर है, यह बात सर्वप्रथम किसने कहा था। पाइथागोरस ने, थॉमसन ने, गैलीलियो ने या फिर कोपरनिकस ने। तो पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था, पाइथागोरस ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कोपरनिकस की बात करें तो ये सौर मंडल के बारे में बताए थे कि हाँ एक पृथ्वी ब्रह्मांड में एक सौर मंडल है, उसमें कुछ ग्रह हैं। ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, कोपरनिकस के द्वारा। और जो ग्रह का घूर्णन चक्र है, मतलब कि जैसे कितना देर घूमने में लगता है, कौन ग्रह कहाँ घूमता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी किसने दिया था, केपलर्स। आप लोग पढ़े होंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन रात किस कारण से होते हैं। जो दिन रात है या दिन रात की जो अवधि है कि 12 घंटे रात होगा, 12 घंटे दिन होगा, ऐसे करके ये जो दिन रात होते हैं वो किस कारण से होते हैं। तापमान के कारण, चंद्रमा के कारण, पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण या फिर सूर्य के तापमान के कारण। तो क्वेश्चन देखिए कितना एक दूसरे से मिला हुआ है। तापमान के कारण, चंद्रमा की गति के कारण या फिर पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण या फिर सूर्य के तापमान के कारण। तो जो दिन रात की अवधि होती है, फिर दिन रात जो होते हैं वो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमेशा क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो उसी वजह से पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होते हैं, दिन रात भी होते हैं। क्लियर है। चंद्रमा क्या है, एक पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो सूर्य का भी लगाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो पृथ्वी का ही बस लगाता है। आप एक बात बताइए, जैसे कि ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी यहाँ से ऐसे चक्कर लगा रही है तो चंद्रमा भी तो इसके साथ सूर्य का चक्कर लगाएगा ना, पृथ्वी का तो लगा ही रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हाँ, सूर्य और पृथ्वी दोनों का चक्कर लगाता है। क्लियर है। फिर सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए लास्ट सेशन तक मतलब लास्ट तक बने रहिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी किस ग्रह के मध्य स्थित है। जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, मतलब 9 ग्रह हैं। उसमें से बता रहा है कि जो पृथ्वी का स्थान है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है। बुध और शुक्र, शनि और मंगल, शुक्र और मंगल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखते होंगे ऐसे स्टार्ट होता होगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। वेनस को हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्र, और मार्स को मंगल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पूछ देता है कि सूर्य के बाद पहला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, बुध है। बुध के बाद क्या आता है, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। बात हम लोग किए थे पृथ्वी के तो उपग्रह होते हैं, बृहस्पति के भी होते हैं, लेकिन जो बुध और शुक्र होते हैं मीन्स कि मरकरी एंड जो वेनस होते हैं, उनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, उनके कोई सैटेलाइट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का वलय मीन्स क्या होता है, रिंग। जैसे बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद देखिएगा ऐसे रिंग रहता है,
क्लियर है। तो वही पूछ रहा है कि जो बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है, उसका ये जो रिंग होता है वो किससे बना होता है, सिलिकेट का, कार्बन का, फास्फोरस का या फिर नाइट्रोजन गैस का। तो बृहस्पति का जो वलय होता है, बृहस्पति का जो रिंग होता है वो सिलिकेट का बना होता है, सिलिकेट से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोग को पता भी नहीं होता है इसके बारे में। बहुत ही सिंपल है समझने में, मैं आसानी से समझा दूंगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण या फिर लूनर इक्लिप्स कब होता है, अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात, या फिर पूर्णिमा को, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो हमेशा कब लगता है, पूर्णिमा के को ही लगेगा। जब भी चंद्र ग्रहण होगा आप लोग देखिएगा वो पूर्णिमा को ही लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बताऊंगा कि मतलब चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, आखिर किस वजह से चंद्र ग्रहण लगता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिर आता है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत, कृष्ण छिद्र सिद्धांत या फिर उसको इंग्लिश में ब्लैक होल थ्योरी भी बोलते हैं, किसके द्वारा दिया गया था। ब्लैक होल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, एस चंद्रशेखर, न्यूटन, गिलबर्ट या फिर आइंस्टीन। तो जो ब्लैक होल थ्योरी था ये एस चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे चंद्र ग्रहण के बारे में, लूनर इक्लिप्स के बारे में। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सोलर इक्लिप्स लगता है, जो सूर्य ग्रहण लगता है वो केवल अमावस्या के दिन ही लगेगा, ना कि पूर्णिमा को और ना ही अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन, केवल अमावस्या के दिन लगता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। पास्ट में भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, PSLV-1, PSLV-25, PSLV-4 या फिर PSLV-12, एक के द्वारा या फिर 25 के द्वारा या फिर 4 के द्वारा या फिर 12 के द्वारा। तो भारत के जो मंगलयान मिशन हुआ था वो PSLV-25 के द्वारा हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, सूर्य से, मंगल ग्रह से, एस्टेरॉइड से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। देखिए इसमें समझने वाली बात है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो सूर्य से भी संबंधित है, लेकिन केवल सूर्य से संबंधित नहीं है, मंगल से भी संबंधित है लेकिन केवल मंगल से ही संबंधित नहीं है, एस्टेरॉइड, मतलब ये सभी क्या है, एक ब्रह्मांड में आते हैं। तो ये इस बिग बैंग जो थ्योरी थी वो किससे संबंधित थी, पूरे ब्रह्मांड से थी, जिसमें कि सूर्य भी आ जाएगा, चंद्रमा भी आ जाएगा, पृथ्वी, जितने भी ग्रह हैं, क्लियर है, सब कुछ आ जाएगा उसमें, मिल्की वे जो होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बिग बैंग थ्योरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक है, जो तारे का रंग होता है, जो स्टार्स का कलर होता है, उसका सूचक का पूछ रहा है कि वो किस वजह से होता है, कि हाँ ब्लू रहेगा, कि रेड रहेगा, कि येलो रहेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब कोई तारा बहुत ही ज़्यादा उसमें टेम्परेचर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा तापमान हो जाएगा, तो कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। कम तापमान रहेगा या फिर वो तारा कोई है जो ख़त्म होने वाला की स्थिति में रहेगा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि तारे का रंग सूचक क्या है, उसके तापमान का, उसके पृष्ठ तनाव का, उसके वजन का या फिर उसके एरिया का। तो स्टार्टिंग में ही बताया जो तारा होता है उसका जो रंग होता है वो किसका सूचक है, तापमान का। तापमान ही बताएगा कि उसका रंग कैसा होगा। क्लियर है।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग कितना समय लगता है। एग्जैक्ट समय नहीं पूछा है कि कितना लगता है, लगभग पूछा है। तो आपको उसके जो भी एक्यूरेसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग जाना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट या फिर 12 मिनट। तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में जो लगा समय रहता है वो कितना होता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। बट इसमें 8 मिनट दिया है तो आप लोग 8 मिनट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में सेकेंड तक पूछ लेता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड दिया रहता है, तो उस पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है। देखिए, सौर मंडल जो होता है हमारा, उसके बीच में क्या होता है, सन होता है, और सन के जस्ट बाद ही क्या होता है, बुध होता है। एक बात बताइए, जब बुध ग्रह छोटा है और सूर्य के जस्ट नज़दीक है, क्लियर है, जस्ट उसके पास ही है, तो सबसे पहले चक्कर कौन लगा देगा, बुध लगा देगा। और जो ग्रह सूर्य से जितना दूर रहेगा उसको उतना ही समय लगेगा सूर्य का चक्कर लगाने में। ये क्या करेगा, जल्दी लगा देगा बुध। तो यही चीज़ इसमें समझाया गया है कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाएगा, पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र। तो कौन सा ग्रह लगाएगा, बुध। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा समय कौन लगाएगा, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांझ का तारा या फिर इवनिंग स्टार किसको कहते हैं। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि देखो वो तारा शाम के टाइम ही कितना तेज चमक रहा है, तो उसी को सांझ का तारा बोलते हैं। तो कौन सा ग्रह है, शुक्र, बुध, चंद्रमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। वेनस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वेनस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी, अच्छा लाल ग्रह किसको कहा जाता है, इसकी रेड ग्रह पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेता है, तो मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। फिर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य के बारे में हम लोग देखे थे कि सूर्य से नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे कम समय में कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य का, तो बुध लगाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति। तो आप लोग को पता है कि जो पृथ्वी है वो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है, लेकिन पृथ्वी से शुक्र क्या है, थोड़ा दूरी पे है, बीच में है लेकिन थोड़ी दूरी पे है। और मंगल क्या है, नज़दीक है। तो पृथ्वी से नज़दीक ग्रह कौन सा है, मंगल। आप लोग देखे होंगे मंगलयान विजन भेजाता है, मार्स मिशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। और पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे भी थे कि PSLV जो था 25 वो मंगलयान मिशन से संबंधित था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान से संबंधित समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। मीन्स कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप भारतीय संविधान में ऐसा दिया गया है कि आप ना जाति के हिसाब से आप किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, ना धर्म के हिसाब से, ना लिंग के हिसाब से, ना जन्म स्थान से। ऐसा लिखा गया है। अगर ऐसा कोई कहता है तो उसके लिए दंड रखा गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारे समाज में क्या होता है, भेदभाव होता है। धर्म के अकॉर्डिंग भी होता है, जात के अकॉर्डिंग भी होता है कि हाँ ये दलित समाज का है, इसको यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ ये हिंदू धर्म का है ये मुस्लिम धर्म का है ये सिख, मतलब हर धर्म में इसमें भी भेदभाव देखा जाता है। लिंग के आधार पर भी भेदभाव देखा जाता है कि हाँ आप एक औरत हैं तो ये ऐसे होना चाहिए, आप एक पुरुष है तो ऐसे। थोड़ा बहुत इसके स्थान पे जन्म स्थान से रिलेटेड अगर आपको समझना है तो आप बिहार को ले सकते हैं। कोई दूसरे राज्य में जाता है या फिर कहीं भी तो
कुछ लोग, सभी नहीं बट कुछ लोग ऐसे क्या देखते हैं, जन्म स्थान की, हाँ ये बिहारी है, हाँ ये यूपी का है, हाँ ये, मतलब अपना भेदभाव वहाँ भी दिखा देते हैं। तो इसके लिए प्रावधान दिया गया है कि हाँ इसके रिलेटेड हम लोग भेदभाव ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी समानता के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 15 में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में लोक नियोजन, लोक नियोजन मीन्स क्या होता है? सरकारी नौकरी। आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते होंगे, आप लोग के घर में भी कोई होगा गवर्नमेंट जॉब में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में लोक नियोजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? मीन्स कि सरकारी नौकरी में समानता। क्लियर है? सरकारी नौकरी में समानता, उसके बारे में दिया गया है कि हाँ सरकारी नौकरी में भी हम सबको समान देखेंगे। बट कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि कुछ जातियों को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है, तो उसका भी एक कारण है, उसका भी एक पॉजिटिव कारण है। होता क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन हम समाज में नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भेदभाव पॉजिटिव हो, कोई भेदभाव समाज को आगे ले जाने के लिए हो, तो वो सही है। मीन्स कि आप लोग जानते होंगे कि दलित पे पहले कितना अत्याचार होता था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़े होंगे, तो खुद उनके साथ कितना भेदभाव हुआ था। तो सोचिए, उतना पढ़े हुए थे तो इतना भेदभाव सहना पड़ा था, किसी पोस्ट पे थे तो भी भेदभाव सहना पड़ा था। तो नॉर्मल जो लोग रहते हैं उस समाज में, उन लोग को कितना कष्ट झेलना पड़ता होगा। तो उन्होंने ये प्रावधान दिया कि हाँ जो दलित समाज है, बहुत पिछड़ा समाज है, जो पढ़ नहीं पा रहा है, नीचे कुचला हुआ है, लोग भी उनके साथ भेदभाव करते हैं कि हाँ यहाँ कुआं का नहीं पानी पीना है, हाँ आपको पैर नहीं ढक के रहना है, हाँ घूंघट मतलब नहीं लगाना है, अलग अलग जगह का अलग अलग रूल था, तो उस तरह से उन पर अत्याचार होता था। तो उनका ये कहना था कि हाँ अगर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करें समाज में, कोई सकारात्मक हम भेदभाव करें जिससे समाज हमारा आगे बढ़ सके, तो वो सही है। तो इसी के बारे में कहा गया है कि हाँ वहाँ पे देखे होंगे आप ST SC को, कुछ OBC को, अब तो सबको आरक्षण मिलता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हाँ कुछ टाइम पहले ऐसे था कि जनरल को नहीं था, अब उन लोग के लिए भी है, तो सबको है। तो इसके बारे में किसमें कहा गया है? अनुच्छेद C में, समानता का अधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अल्पीकरण के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मौलिक अधिकार बहुत ही मिले हैं कि हाँ आपको बोलने की स्वतंत्रता है, क्वेश्चन करने की स्वतंत्रता है, न्यूज़ अपना मतलब कि जो चैनल है वो पत्रकारिता का वो है, RTI से कुछ पूछने का है, किसी का पुतला जलाने की आपको अधिकार है, ये हर चीज़ का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार तभी तक है जब तक आप किसी को हानि ना पहुंचाएं। अब मान लीजिए कि मौलिक अधिकार में है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, हर चीज़ की स्वतंत्रता है। तो आप पता लगा आप किसी के घर में ही घुस गए, ये कह के घुस गए कि हाँ हमको तो भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता दिया है, तो घर वाले अलग से मारेंगे और पुलिस जो मारेगी वही है। तो अल्पीकरण के बारे में बताया गया है कि हाँ आपके जो अधिकार हैं वो लिमिट में हैं, कि हाँ आप किसी को हानि ना पहुँचाएँ। क्लियर है? तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 13 में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में पत्रकारिता नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया है? भाग 1 में, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? तो संविधान का जो नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है वो किस भाग में दिया गया है? भाग 2 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 से 11 के बीच में दिया गया है, ये जो अनुच्छेद हैं उसके बीच में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और क्या बोलते हैं कि राज्य एवं राज्य क्षेत्र किस में दिया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इस भाग 1 में दिया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ सूची किसके अंतर्गत आती है?
संघ सूची आप लोग देखते होंगे, संघ सूची का नाम सुनते होंगे, समवर्ती सूची का नाम सुनते होंगे, राज्य सूची का नाम सुनते होंगे। तो इसके बारे में पूछा गया है। ये राज्य सूची का है, केंद्र सूची, केंद्र शासित प्रदेश सूची या फिर उपरोक्त सभी। तो जो संघ सूची होती है, जो कि जितने भी चीज़ें दी गई रहती हैं संघ सूची में, वो सेंट्रल के थ्रू आती हैं, केंद्र के थ्रू आती हैं। जैसे कि रेलवे क्या है, उस पर राज्य का अधिकार नहीं है, वो क्या है, एक संघ सूची में आता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे समवर्ती सूची बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उसी को। समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आती है? इसमें क्या होता है, जैसे कि वन विभाग था, पहले क्या था, केवल राज्य को ही था, केवल उस पर राज्य का अधिकार रहेगा कि हाँ वन क्षेत्र कितना रहेगा, वन क्षेत्र में क्या करना है, उसके लिए क्या काम रखना है, कितने उसमें फोर्स रखने हैं, ये पहले राज्य तय करता था। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां आ गई, कुछ मेंटेनेंस में कमियां आ गई, कुछ अच्छे से देखभाल ना करना, तो एक इसमें भी गठित किया गया। उसमें क्या कहा गया था कि इसमें राज्य का भी अधिकार नहीं, सारा का सारा केंद्र को दे दिया जाए। तो राज्य ने इस पर आपत्तिजनक को टिप्पणी दी, तो उस पर क्या किया गया था कि हाँ दोनों के लिए जो समवर्ती सूची है उसको लाया गया था। तो वन विभाग को क्या किया गया था, राज्य और केंद्र दोनों के लिए किया गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी? टोटल लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि जब संविधान बनाया गया था उस टाइम पे कितने भाषाएं जोड़ी गई थी उसमें, 14, 16, 18 या फिर 20? तो संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 14। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल में पूछा जाए कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। लेकिन दुख की बात यह है कि भोजपुरी भाषा इसमें शामिल नहीं है। तो जोड़ने वालों को भी हमें गलती नहीं करूँगा, हो गया क्या कि आज तो माहौल भोजपुरी का बहुत ही ख़राब है। आप लोग देख रहे होंगे कुछ भी गा देते हैं वो लोग, मतलब कि भोजपुरी ऐसे नाम बताने में शर्म लगता है कि हाँ हम उस जगह से हैं, या फिर वैसा हमारा भाषा है, मातृभाषा है, इतना मतलब उसमें गंदगी फैला दिए हैं कि पूछिए ही मत। तो कितनी टोटल भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के शुरुआत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था कि संविधान के शुरुआत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश, 20 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 15 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश? तो जो संविधान बनाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में बनाया गया था, उस टाइम पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 28 राज्य कैसे हो गए? तो वो क्या कहते हैं कि पहले पेप्सू राज्य था, पेप्सू राज्य, जिसमें से कि उसमें कुछ हिमालय थे तो उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया था। उसमें कुछ पंजाब थे तो बोलने वाले थे पंजाबी, तो उनको पंजाब बना दिया गया था। उसी में कुछ हरियाणा बना दिया गया था। तो इस तरह से वो 3-4 भाग में टूटा। फिर क्या था, यूपी एक और उत्तराखंड एक ही में था, तो इसको अलग कर दिया गया था। फिर बिहार और झारखंड एक ही में था, उसको भी अलग कर दिया गया था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही में था, उसको भी अलग कर दिया गया था। सिक्किम हमारा भारत का राज्य पहले नहीं था स्टार्टिंग में, फिर उसको भी मतलब भारत का राज्य बनाया गया था। तो इस तरह से करते करते अभी टोटल राज्य कितने हो गए हैं? 28। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत पुतला जलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपको संविधान ये अधिकार देता है कि हाँ आप किसी की पुतला जला सकते हैं, आप किसी गलत चीज़ का विरोध इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आरटीआई से रिप्लाई मांग सकते हैं। मौन रहने की स्वतंत्रता, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रीडम फाइटर थे, उनका देहांत हो गया है, मतलब शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए भी हम मौन रख करके अपनी जो अपनी भावना है उनके प्रति अपना पेश कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे पहले स्कूल में होता क्या था कि सर बोलते थे कि हाँ आप लोग 2 मिनट का मौन रखें,
तो ये भी हमको स्वतंत्रता किसके थ्रू मिला है? संविधान के थ्रू मिला है। तो ये सभी बातें किस अनुच्छेद में कही गई हैं? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 19A या फिर अनुच्छेद 50। तो पुतला जलाने की जो स्वतंत्रता है ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 19A। 19 के एक भाग में, 19 के एक अनुच्छेद में क्या कहा गया है? पुतला जलाने की स्वतंत्रता है। फिर नेक्स्ट 19 मतलब अनुच्छेद 19 में बहुत सारे उसमें दिए गए हैं, मतलब 5-6 उसमें और भी ऐसे पार्ट करके दिए गए हैं, 19A, 19(2), 19(3). तो आप लोग उसको देखेंगे जब पॉलिटी का सेशन आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? 2023 दिसंबर मीन्स कि इस साल के लास्ट मंथ तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर अश्वनी वैष्णव। तो अभी जो प्रेजेंट में हमारे रेल मिनिस्टर हैं वो कौन है? अश्वनी वैष्णव। तो इन्हीं के द्वारा घोषणा की जाएगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्लियर है? इससे पहले कौन थे रेल मिनिस्टर? पीयूष गोयल। कभी कभी पूछ लेता है कि पूर्व रेल मंत्री कौन थे, तो आपको वहाँ पे पीयूष गोयल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जो ऑपरेशन सद्भावना है, इस ऑपरेशन को याद रखिएगा, ऑपरेशन सद्भावना, ये कहाँ पे आयोजन किया गया है? लद्दाख में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, अफगानिस्तान में कुछ टाइम पहले वहाँ पे कुछ ऐसा विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया था तालिबान और अफगानिस्तान में। तो वहाँ जो भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत में लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। यूक्रेन और रूस में अभी भी लड़ाई चल रही है, यहाँ भी भारतीय फंसे थे, तो यहाँ से भारतीयों को बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस के बारे में पूछ रहा है, मीन्स कि जिस दिन भी, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर हुआ है तो या फिर किसी को कैंसर हुआ है तो उसके लिए उत्सव मनाया जाए, इसका मतलब ये नहीं है। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस ये मनाया गया था कि इसमें कुछ प्रोटोकॉल थे, इसमें कुछ नियम बनाए गए थे कि हाँ इसको निषेध करना है, इसको जिस चीज़ से होता है कैंसर उस चीज़ को हमको फॉलो नहीं करना है, नशा करना, ये करना, ड्रिंकिंग करना, ये सब चीज़ें से दूर रखना है। तो इसमें जो प्रोटोकॉल दिए गए थे उसके बारे में बात हुई थी, एक इंटरनेशनल तौर पे इसमें चर्चा हुई थी। तो 4 फरवरी, 5 नवंबर, 15 मार्च या फिर 28 अक्टूबर। तो प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो पानी में जो घुलनशील जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि स्कर्वी टाइप का रोग होता है, मतलब सिट्रिक एसिड, जो साइट्रिक एसिड होता है ना, जो संतरा, फल फूल, नींबू ये सब में पाया जाता है, उसका यूज करने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। विटामिन ए तो आप लोग को पता होगा, रतौंधी जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं वो होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? जैसे जो सनलाइट होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसकी कमी से रिकेट्स होते हैं, हड्डियाँ मुड़ने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का बूंद का गोलाकार आकार क्यों होता है? सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो बारिश देखिए, जो रेन होता है उसका आकार देखते होंगे गोल गोल ऐसे होता होगा,
तो उसका कारण होता है तापमान के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर क्षेत्रफल के कारण, या फिर वजन के कारण। तो जो पानी की बूंद का जो गोलाकार आकार होता है वो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। सॉरी उस टाइम लाइट चली गई थी। तो चलिए 2-4 और क्वेश्चन थे उसको हम लोग देख लेते हैं कि पानी की बूंद का गोलाकार आकार क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? आप लोग देखते होंगे कि दूध कुछ टाइम बाद ऐसे खट्टा पड़ जाता है, तो किस कारण से होता है? बैक्टीरिया, शुगर, विटामिन, या फिर तापमान। तो दूध किस कारण से खट्टा हो जाता है? बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण को क्या कहते हैं? कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण को क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस, लिथियम, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दूध का जो है दही का के रूप में जम जाना या फिर जमने का कारण को क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप? एडवर्ड जेनर, लुइस पैस्चर, रॉबर्ट हुक, या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन। तो जो सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप का खोज किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक। वैक्सीन का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। करंट के क्वेश्चन है कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? श्रीनगर को, यायायो झील को, या फिर चंडीगढ़ को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।